पानी लेकर चीते के करीब आता है, चीता उसे अपना शिकार बना लेता है। अगले दिन एक शियार वहाँ से गुजर रहा होता है। तब चीता उससे कहता है, अरे शियार भाई, कहाँ जा रहे हो? जरा इधर तो आओ। ये सुनकर, नहीं भाई नहीं, मैं आपके पास नहीं आऊँगा। क्यों, क्या हुआ? जंगल में ये बात फैल चुकी है कि आपने हिरन को धोखे से मार डाला है। ये सुनकर, नहीं नहीं, ये बात गलत है। दरअसल वो मेरे लिए पानी लेने गया था और उसका पाँव फिसल गया, बस इसी वजह से वो मर गया। मरने के बाद उसके शरीर से बदबू ना आए, इसीलिए मैंने उसे खा लिया। और यही सच है भाई, तुम्हारी कसम। चीते की बात सुनकर, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं जानता हूँ कि तुमने उसे किस तरह से मारा है। चलो ठीक है, अगर तुम जानते हो तो मेरी एक मदद ही कर दो। बदले में मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा। लालच दे रहा है? मैं तेरे झांसे में नहीं आने वाला, समझा? लालच ना सही, कम से कम बूढ़ा ही समझकर मेरी मदद कर दो भाई। चल बता, तुझे क्या चाहिए? देखो, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मुझसे शिकार नहीं हो पाता, इसीलिए तुम शिकार को मेरी तरफ पकड़ के लाने में मेरी मदद करो। तुझे मेरी दुआ लगेगी। चीते की बात सुनकर, मुझे तेरी दुआ नहीं चाहिए। देख, मैं किसी भी लफड़े में पड़ना नहीं चाहता हूँ, तो इसीलिए मुझे माफ कर। और इस काम के लिए ना तो किसी और को ढूंढ ले। ये कहकर सियार वहाँ से चला जाता है। पर चीते का हर जानवर को मदद के बहाने से शिकार करना चलता रहता है, जिससे वो पूरे जंगल में बदनाम हो जाता है और कोई भी उसके पास आने से डरने लगता है, जिसकी वजह से चीते को अब भूखा मरने की नौबत आ जाती है। अब इस जंगल में कुछ नहीं रह गया है। सोच रहा हूँ कि मैं अपने गांव की तरफ निकल जाऊँ, वरना मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। उसके बाद चीता गांव की तरफ चलना शुरू कर देता है। रास्ते में उसे कई जानवर मिलते हैं और पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहा है। अरे, सोच रहा हूँ कि गांव जाकर कुछ काम धंधा कर लूं, जिससे मेरा खाना पीना तो चलता रहेगा। मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? भला तुम कौन सा काम करोगे? तुम्हें तो जानवरों को बेवकूफ बनाकर बस मार डालने का ही काम आता है। नहीं नहीं, अब मैं शरीफ बन गया हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ, तुम्हें वहाँ चल के मालूम हो जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। ये सुनकर, नहीं भाई, रहने दो। तुम शरीफ हो या बदमाश हो, इससे मुझे क्या? मैं तुम्हारे पास आकर रिस्क नहीं लेना चाहता। फिर चीता गांव की ओर चल पड़ता है। चीता जब गांव में पहुंचता है तो चीते को देखकर गांव के रहने वाले पालतू जानवर डर जाते हैं और ये देखकर अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। ये सब देखकर, अरे आप लोग डरिए मत, मैं तो बस यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। चीते को गांव में देखकर गांव के सारे पालतू जानवर गांव के मुखिया हाथी से चीते की आने की फरियाद करते हैं, जिस कारण हाथी चीते को पंचायत में बुलाता है। अरे क्या बात है चीता, इस गांव में कैसे आना हुआ तुम्हारा? मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और अब मैं जंगल में शिकार नहीं कर पाता, इसीलिए मैंने सोचा कि गांव जाकर मैं किसी से काम ही मांग लेता हूँ और अपना जीवन बसर कर लेता हूँ। क्या तुम सही बोल रहे हो? अपनी मरी हुई माँ की कसम, मैं सच बोल रहा हूँ। प्रधान हाथी चीते की बेईमानी के बारे में नहीं जानता था, इसीलिए वो चीते को गांव में रखकर काम देने के लिए राजी हो गया। ठीक है, तुम यहाँ पर पहरेदारी का काम शुरू कर दो। हाथी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अति उत्तम, ये तो आपने मुझे मेरी उम्र के लायक का काम बताया है। आप बेफिक्र हो जाइए, अब मैं पूरे ईमानदारी के साथ अपना काम करूँगा। जानवरों के मुखिया हाथी ने चीते को गांव में रहने की परमिशन दी है। ये जानकर गांव के इंसानी मुखिया ने हाथी को पंचायत में बुलाया। हाथी, तुम्हारे अच्छे स्वभाव के कारण तुम जंगल और गांव दोनों जगहों पर रह सकते हो। गांव के पालतू जानवरों ने तुम्हें मुखिया बनाया है, यहाँ तक तो सब ठीक है, मगर मैंने सुना है कि तुमने एक चीते को गांव में रहने की इजाजत दे दी है। मुखिया जी, ये बात तो सच है। ये बात सच है तो ये बताओ कि कल अगर ये चीता हमारे गाँव में किसी पालतू जानवर या किसी इंसान का शिकार करता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी नौबत नहीं आएगी मुखिया जी, क्योंकि चीता बूढ़ा हो चुका है। वो जंगल में शिकार न कर पाने की वजह से ही यहाँ गांव में रहने के लिए आया है। मैंने उसे गांव के पहरेदारी की नौकरी भी इसीलिए दी है कि ताकि वो तनख्वाह से अपना पेट पाल सके। हाथी की बात सुनकर
गांव के मुखिया को विश्वास हो गया कि चीता किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर रात के वक्त चीता ड्यूटी पर जाते वक्त सोचने लगा, किस्मत ने भी बड़ा अच्छा मौका दिया है मुझे, अब बैठे बैठे खाने को मिलेगा। उसके बाद चीता पहरेदारी में लग जाता है और आवाज मारने लगता है, जागते रहो, जागते रहो। तभी चीता देखता है कि 2 अलग जानवर गांव में घुस गए हैं। ये देखकर, चलो आज इन्हीं को मारकर मैं अपना पेट भर लेता हूँ। गांव के जानवरों को कहूँगा कि अजनबी जानवर हमारे यहाँ चोरी करने के लिए आए थे। फिर मौका पाते ही उन दोनों जानवरों को मार गिराता है। दोनों चोरों को मारकर चीता सुबह होने का इंतजार करने लगता है, मगर मरे हुए शिकार को देखकर चीते के मुंह में पानी आता है। अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, कब सुबह होगी और कब मैं इन्हें खाऊंगा। सुबह होते ही चीते के बुलाने पर सारे जानवर वहाँ आ जाते हैं। ये देखिए हाथी जी, 2 अजीब जानवर रात को हमारे गांव में घुसकर चोरी करने के लिए आए थे, पर मैंने इन्हें पकड़कर मार डाला। अब ये कभी भी दोबारा चोरी नहीं कर पाएंगे हमारे गांव में। ये सब सुनकर हाथी खुश हो जाता है। उसके बाद चीता धीमे धीमे गांव के जानवरों का भरोसा जीत लेता है। एक दिन गांव में एक हट्टे खट्टे भैंस को देखकर चीते के मुंह में पानी आ जाता है और रात में उसी भैंस को खाने का फैसला करता है। रात होते ही चीता अपनी चाल चल देता है। अरे भैंस भैया, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? चौकीदार साहब, अरे आइए आइए, घर के अंदर आइए, आपको पानी भी मिलेगा और चाय भी मिलेगी। चाय पानी करके जाइए। अरे चाय नहीं, मैं तो बस यूं ही घूम रहा था, सोचा कि एक बार आपसे मिलता चलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए मैं आपको पानी के पास लेकर चलता हूँ। धन्यवाद, मुझे लगता है घर में कोई नहीं है ना? जी हाँ, पत्नी अपने मायके गई हुई है तो मैं अकेला ही हूँ। यहाँ तक कि अपना खान पान भी खुद ही करना पड़ता है। फिर मौका पाते ही चीता धोखे से भैंस को मार डालता है। सुबह होते ही उसकी पत्नी घर आती है और अपने पति को ना देखकर रोने लगती है। तभी हाथी वहाँ आकर बोलता है, क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो? हाथी जी, कल ही मेरी इनसे बात हुई थी, ये घर पर ही थे, और आज जब मैं अपने मायके से आई तो इनका कोई अता पता नहीं है। ये सुनकर हाथी चीते को बुलाकर पूछता है, अरे चौकीदार, क्या तुमने इनकी भैंस को कहीं पर देखा है? जी हाँ, मैंने उन्हें रात को जंगल की ओर जाते हुए देखा था। मैंने उनसे पूछा भी कि इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जंगली जानवरों ने उन्हें जान से ही मार डाला हो। ये सुनकर भैंस की पत्नी और भी रोने लगती है। तभी चौकीदार, देखो तुम इस तरह की बातें मत करो। जैसे ही भैंस की कोई खबर मिलती है ना, तो मुझे तुरंत सूचित करना। ठीक है प्रधान जी। हाथी के जाने के बाद चीता मन ही मन में सोचता है, ये हाथी अपने आप को समझता क्या है? हाँ, जब जाने पर भैंस का कुछ अता पता नहीं चलता। धीरे धीरे चीता जानवरों के बीच में भरोसेमंद हो जाता है और हाथी साहब से बड़ी रकम उधार लेता है और चुकाने का वादा करता है। कुछ समय बाद वो रकम चुकाने में असमर्थ हो जाता है। तब चीता सोचता है, अरे यार, हाथी से उधार तो ले लिया मगर उसे लौटा नहीं पाऊंगा। लगता है इसको भी रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। कुछ दिन बाद हाथी चीते से वो रकम चुकाने के लिए कहता है, तो चीता उसे वो रकम देने से मना कर देता है। इस बात से हाथी बहुत गुस्सा हो जाता है और सबके सामने उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुझे रखकर मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे मेरे पैसे चाहिए। कौन से पैसे और क्या सबूत है आपके पास? मुखिया है तो इसका मतलब आप कुछ भी कहेंगे क्या? इनकी बहस सुनकर सारे पालतू जानवर वहाँ पर आ जाते हैं। देखो भाइयों, ये मुखिया जी मुझसे घूस मांग रहे हैं। कहते हैं कि गांव में रहना है ना तो घूस देनी ही पड़ेगी। ये झूठ बोल रहा है, मैंने कोई घूस नहीं मांगी, मैं तो अपने पैसे मांग रहा था। जानवरों को समझ नहीं आ रहा होता है कि कौन सच कह रहा है। उसके बाद चीता फैसला करता है कि वो हाथी को भी भैंस की तरह मार कर खा जाएगा। उसके बाद रात होने पर अंधेरे में चीता हाथी पर हमला कर देता है। बड़ा शरीर होने की वजह से चीता हाथी को ज्यादा नुकसान नहीं कर पाता है और हाथी चिल्लाते हुए, बचाओ,
बचाओ, ये मुझे मार ही डालेगा, बचाओ। गांव के सारे जानवर मुखिया की चीख की आवाज सुनकर वहां पहुंच जाते हैं। इतने में चीता अंधेरे में कहीं छुप जाता है। तभी कुत्ता कहता है, क्या हुआ मुखिया जी? किसी ने मुझे मारने की कोशिश की, पर अंधेरा होने की वजह से मैं उसे पहचान नहीं पाया और न ही उसका चेहरा देख पाया। ये सुनकर चौकीदार कहाँ पर है? हाँ, चीता चौकीदार कहाँ है? अपना नाम सुनते ही चीता तुरंत ही सामने आ जाता है। आप लोगों ने मुझे याद किया क्या? तभी कुत्ते के साथ खड़ा हुआ गधा कहता है, अरे वॉचमैन, तुम आखिर थे कहाँ पर? हमारे मुखिया जी पर किसी ने हमला कर दिया था। ये क्या बात कर रहे हो? मेरे रहते हुए उनके ऊपर किसने हमला कर दिया है? तभी कालू कुत्ते को चीते के नाखूनों में खून दिख जाता है। उस वक्त तो वो कुछ नहीं कहता, मगर रात के वक्त वो हाथी को अकेले में मिलता है। अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ मुखिया जी। बोलो मुखिया जी, मैंने चीता के नाखूनों में खून देखा है। मुझे शक नहीं, यकीन है कि आपके ऊपर हमला चीता ने ही किया है। कुत्ते की बात पर गौर करते हुए हाथी ने चीते की हरकतों पर नजर रखना शुरू कर दिया। आखिर एक रात को हाथी ने देखा कि चीता एक जानवर का शिकार करके खा रहा होता है। कुत्ते का शक सही निकला, चीता ही विलन है। मुझसे घोर पाप हो गया, मैंने ही उसे पहचानने में गलती कर दी। ये तो बहुत बड़ा बेईमान निकला। इसको हम लोगों ने इतना सम्मान दिया, रहने के लिए जगह भी दी, पर ये हमको ही मार कर खा रहा है। अगले दिन हाथी ने चिड़ियाघर वालों को पिंजरा लेकर बुला लिया और चीते को पकड़वा कर चिड़ियाघर वालों को सौंप दिया। मुझे पता है कि तुमने ही मेरे ऊपर हमला किया था और गांव के जितने भी जानवर मारे गए हैं वो तुम्हारे ही हाथों मारे गए हैं। तुम्हारा बाहर रहना सभी जानवरों के लिए खतरनाक है, इसीलिए हम तुम्हें चिड़ियाघर वालों के हवाले कर रहे हैं। उसके बाद चीते को चिड़ियाघर वाले लेकर चले जाते हैं। इस तरह बेईमान चीते को उसके किए की सजा मिलती है। सुंदरवन के जंगलों में लीला लोमड़ी रहती थी। लीला लोमड़ी जिसकी जलेबी की दुकान थी, उसके हाथों की जलेबी का स्वाद इतना मशहूर था कि दूसरे जंगलों से भी जानवर लीला लोमड़ी की जलेबी खाने आते थे। लेकिन उसकी कंजूसी से पूरा जंगल परेशान था। यहाँ तक कि उसका पति लोमड़बल, बेटा लल्लू और बेटी लज्जो, ये सभी उसकी कंजूसी से परेशान थे। बहन लीला, अरे लीला, ये बाहर बोर्ड लगा रखा है शुद्ध घी की जलेबी, लेकिन तू तो तीसी का तेल और तू तो पाम ऑयल में जलेबी बनाती है। अब कल तेरी जलेबी खाई तो मेरा पेट खराब हो गया। भाई जंबा, तू तो रहने ही दे। तू तो गन्ने के खेत में जाकर गन्ना खा, गन्ना, उसी से तुम्हारा पेट खराब हुआ होगा। रही बात शुद्ध घी की, तो मुझे सभी जानवरों का ख्याल रखना पड़ता है। सुंदरवन में शेरू बब्बर के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो शुद्ध घी पचा सके। लेकिन पैसे तो तुम शुद्ध घी के ही लेती हो। पैसे मैं घी के नहीं, जलेबी के लेती हूँ। लोगों के पाचन शक्ति के अनुसार शुद्ध घी के तेलों के साथ। क्या हुआ लीला, सुबह सुबह क्यों ऐसी हो रही हो, लाल पीला? तुम तो कुछ ही मत पूछो। सवेरे सवेरे चल दिए भोलू के पास मुआ पीने, उसके बाद बैठकर ताश पत्ती खेलोगे। तुम्हें तो क्या कोई कुछ काम भी नहीं करना है? अरे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास कबीरा कह गए सबका दाता राम। हाँ हाँ, तुम जैसे जानवर को तो पहुँचा ही देना चाहिए डायरेक्ट बैकुंठ धाम। घर में जवान बेटी पड़ी है, लेकिन जन्नत तो भगवान के भरोसे छोड़ दिए हैं। शादी की उम्र निकली जा रही है उसकी, बेटी लज्जो की, और तुम्हारा 3 पति वो तो अभी तक नहीं छूट रहा। इसी तरह कंजूस लोमड़ी का जीवन चला जा रहा था। लज्जो के लिए जो भी रिश्ते आते थे वो लीला की कंजूसी देखकर भाग जाते थे। एक दिन भोलू भालू लीला के घर पर लज्जो को देखने के लिए कुछ मेहमान लेकर आया। लीजिए मेहमान, जलेबी तो आप लोग खा ही नहीं रहे हैं। अरे लीला, वो क्या है कि जलेबी में बहुत सी मक्खियाँ पड़ी थी, तो मैंने अभी निकाल कर फेंक दिया है। फिर भी ये लोग नहीं खा रहे जलेबी। कोई बात नहीं, लेकिन पूछना तो हमारा फर्ज था ना लल्लू। बेटा, जलेबी यहाँ से ले जाओ और दुकान में रख दो। अरे भोलू भैया, आपने वो चींटियों और मक्खियों को कहाँ रखा है?
चींटियों और मक्खियों को तो मैंने फेंक दिया। अब उसका क्या करोगे? अरे भाई, उसके भी तो ग्राहक है हमारे पास, मकड़ियाँ और छिपकलियाँ। उन्हें अपने स्वादिष्ट भोजन के लिए उसे खरीद कर ले जाते हैं। लीला भाभी, लगता है आप जैसे लोगों को ही कहा जाता है कंजूस, मक्खी चूस। क्या बोले? कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं। मैं तो बोल रहा था कि छिपकलियाँ बड़े चाव से मक्खी चूस चूस कर खाती होगी। लीला लोमड़ी की कंजूसी की वजह से यह शादी भी टूट जाती है, लेकिन लीला अपनी कंजूसी नहीं छोड़ती। इसी तरह एक दिन कुछ चोर आधी रात को लीला के घर के अंदर घुसने का प्रयास करते हैं। तभी लीला लोमड़ी की आँख खुल जाती है। ए जी सुन रहे हो? क्या हुआ भगवान, आधी रात को भी सोने नहीं देती। सो जाओ, सुबह बात करेंगे। तुमसे तो बात करना भी बेकार है। महुआ पीकर नशे में खाली पीली सो रहते हो। अरे चोर जब सब चोरी करके चले जाएंगे तब जाकर उठाती हूँ। अरे कौन है चोर, कैसी चोरी? वैसे भी हम लोगों के पास क्या है जो कोई चोरी करेगा? अरे हमारे पास लाखों की संपत्ति है, तुम्हें क्या पता? अरे वो लोटे में मैंने महुए का शराब रखा था, रात में पानी समझकर पी गई क्या? क्या हर वक्त नशे में बड़बड़ाते रहते हो? यहाँ लाखों रुपए जा रहे हैं और तुम नशे में बेशुद्ध हो। माफ करना, अभी तो तुम नशे में हो। महुआ पीने के लिए घर में 2 रुपए ढूंढने को नहीं मिलते और तुम तो लाखों की बात कर रही हो। चुपचाप सो जाओ, सपने में लखपति बन सबको जगाए हुए हो आधी रात को। अरे मैंने तुम लोगों से छिपाकर पैसे जमा किए हैं, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? क्या हुआ माँ, हम लोग लखपति हैं? मैं आज तक अपने आप को गरीब का बेटा समझ रहा था। माँ मुझे मोटरसाइकिल दिला दो ना, फर्राटे से मैं सारा जंगल घूम कर आऊंगा, तेरा सामान भी ले आऊंगा माँ। चुप, बाहर चोर सब सुन रहे होंगे तुम्हारा। हमारा सारा धन चुरा कर ले जाएंगे वो। वाह वाह मेरे लोमड़मल, पहली बार पते की बात की है तुमने। फिर चोर को गलतफहमी कराने के लिए वो चिल्ला कर बोली, अरे लल्लू, मैं कह रही थी ना कि लज्जों की होने वाली सास का नाम लखपति देवी है और गहने बनाने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने कह दिया उससे कि लखपति देवी की जगह कौड़ी देवी नाम रख लो तुम अपना। अच्छा, तो तुम लखपति देवी की बात कर रही हो? और नहीं तो क्या, अगर मेरे पास लाख रुपए होते तो मैं मोटरसाइकिल नहीं खरीद लेती और मुझे बाइक पे घूमना तो तुमसे ज्यादा पसंद है। क्या माँ, ये बात पहले क्यों नहीं बताई तुमने माँ? तुम सच कह रही हो? बेवजह ही अपनी नींद खराब कर ली माँ। कम लखपति होने की वजह से हमारे पास तो कोई देखता भी नहीं। बाहर चोर इन लोगों की सारी बातें सुन लेते हैं। वो आपस में बात करते हैं कि एक कंजूस लीला जरूर रुपए रखी होगी। वो प्लान बनाते हैं कि हमें इसको आज जांच करना ही होगा। वो लोग खुसुर फुसुर करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। Thank God, ये चोर चले गए। अब बताओ लीला, पैसे कहाँ रखे हैं? पैसे कैसे? अरे वो तो मैं मजाक कर रही थी। फूटी कौड़ी तो कमा कर दिए नहीं आज तक और पैसे की बात कर रहे हो। पैसे तो तुम रखी हो, लेकिन तुम जैसे कंजूस के लिए एक कौड़ी भी निकाल पाना मुश्किल हो गया है, जैसे कि लोहे के चने चबाने बराबर। सभी को सो जाने के बाद लीला ये सोचकर कि घर वाले को पैसे का पता चल गया है, वो 4 बजे सुबह कोने में पड़े हुए घड़े को हटाकर जमीन के अंदर से एक बक्से में भरे हुए कुछ रुपए निकालती है और घर के पीछे एक पेड़ के नीचे बक्से को गाड़ देती है। थोड़ी दूर पर चोर बैठे सब देख रहे होते हैं। लीला के हटते ही वो बक्से में से पैसे निकाल लेते हैं और चोर लंपट हो जाते हैं। अगले दिन, माँ ये बरगद के नीचे गड्ढा किसने खोदा है? ये भगवान, मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। अरे मेरे जीवन की सारी कमाई चोर लूट कर चले गए। चुप रह,
कल रात से तुमने सबको परेशान किया हुआ है। घर में फूटी कौड़ी नहीं है और लाखों के रुपए लाकर रखे हुए हैं। अरे नहीं नहीं, तुम लोगों को नहीं पता, मैंने यहाँ पैसे रखे थे। अरे क्यों झूठ बोल रही हो? कल रात को तो तुमने यही बोला था कि फूटी कौड़ी नहीं है हमारे पास। अब पैसे कहाँ से आ गए? हाँ माँ, पिताजी और भैया सही तो बोल रहे हैं। कल रात ही तुमने एक कौड़ी भी नहीं है यही बात बोली थी। पैसे चोरी हो जाने के डर से लोमड़ी पागल हो जाती है। हे जीती जी, मेरे पास हाथी बहुत पैसा है। बहुत पैसा है। लगता है रज्जो की शादी न होने के कारण लीला पागल हो गई है। नहीं नहीं, मैंने सुना है कंजूस लोमड़ी का पैसा सारा धन चोर ले गए, इसीलिए लोमड़ी पागल हो गई है। अरे भाई, किसी ने तो सच ही कहा है, कंजूस का धन चीटर खा जाए, इसलिए हमें किफायती होना चाहिए, कंजूस नहीं।